सबसे पहले मेरा नमस्कार आप सभी को। मैं ज्योति बत्रा और मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका नाम है रेत सी जिंदगी। खुली मुट्ठी में रेत सी फिसल रही ये जिंदगी, हर दिन हर पल हर लम्हा बदल रही ये जिंदगी। आंखें मीचो सब खो जाए, आंखें मीचो सब खो जाए, हर सुबह उम्मीद जगाए। आंख मिचोली का खेल जाने क्यों खेल रही ये जिंदगी, खुली मुट्ठी में रेत सी फिसल रही ये जिंदगी। हर दिन नया संघर्ष कराए, राहें मुश्किल बढ़ती जाए। हर दिन नया संघर्ष कराए, राहें मुश्किल बढ़ती जाए। हर कदम पर नई कसौटी बनी खड़ी ये जिंदगी, खुली मुट्ठी में रेत सी फिसल रही ये जिंदगी। मंजिल ढूंढे मिल ना पाए, मंजिल ढूंढे मिल ना पाए, उम्मीद का दामन छूटा जाए। फिर भी हिम्मत की कड़ियों को जोड़े रही ये जिंदगी, खुली मुट्ठी में रेत सी फिसल रही ये जिंदगी। हर दिन हर पल हर लम्हा बदल रही ये जिंदगी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कविता थी। थैंक यू। जिंदगी, जी हाँ, जिंदगी कुछ ऐसी ही है। आपने जो कविता पढ़ी उसके बाद मुझे कुछ लाइन्स याद आई हैं, आप लोगों को सुनाना चाहूंगी कि बस इतना ही फसाना है, बस इतनी ही कहानी है। दुनिया जिसे कहते हैं बहता हुआ पानी है, मौजों में है कश्ती कभी कश्ती में रवानी है। इतना ही फसाना है जिसे कहते जिंदगानी है। बिल्कुल कुछ आपसी आपकी कविता से मिलती जुलती थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको इसके वेरी साथ नाइस, जोड़ूं। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच ज्योति, बहुत ही थैंक यू प्यारी मैम। कविता के लिए। अब जो नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो हैं ज्योतिष नारायण। मैं निजी विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक हूँ जो वर्तमान में एक समन्वयक की जिम्मेदारी का दायित्व निभा रहा है। आज की कविता मेरे अपने निजी अनुभव पर आधारित है। मेरी कविता है, इसकी पहली पंक्ति है, कुछ गलतियों का दंश और क्या छीन गया हमारे सम्मान का अंश। राह पर चलता हुआ एक पथिक सोचता है, कहने को तो उस व्यवसाय का हिस्सा हूँ जिसे समाज में चिकित्सा के समरूप ही महती प्राप्त है, पर अब संदेह होता है अपने भरोसे पर, क्योंकि समाज में धन और माध्यम ही व्याप्त है। राह पर चलता हुआ एक पथिक सोचता है, आखिर क्या कमी थी मुझ में जिसका खामियाजा आज मेरा काम भी चुका रहा है। जिस सम्मान पर मेरा अधिकार था आज उसे प्रमाणित करने के लिए भी गुहार लगा रहा है। राह पर चलता हुआ एक पथिक सोचता है, व्यवहारिकता की धरातल पर अब शायद किसी काम के स्तर का निर्धारण काम की धनोत्पादकता पर निर्भर है, पर क्या जिस व्यवसाय से मौद्रिक स्रोत प्रशस्त होता है उसके लिए भी अब ये कसौटी अजर है। राह पर चलता हुआ एक पथिक सोचता है, जब मेरे प्रयासों से कोई सफल होता है तो अब कहते हैं उसका तो हुनर अभिन्न है, तो उसकी असफलता कैसे मेरे कृत्यों पर प्रश्न चिन्ह है। राह पर चलता हुआ एक पथिक सोचता है, क्या गलती है मेरी, क्यों मुझे चिल्ला चिल्ला कर अब ये बताना पड़ता है कि मेरा काम किसी असफलता का परिचायक नहीं है, वरन मेरे ठोस चयन का द्योतक है। राह पर चलता हुआ एक पथिक सोचता है, अध्यापन को तो कौटिल्य ने सर्वोपरि रखा है, फिर आज इसका पुनः उत्कर्ष क्यों अब अपने सपनों से रिखा है। राह पर चलता हुआ एक पथिक सोचता है, कलम शमशीर से ज्यादा ताकतवर होती है, इसलिए हम जैसों की जिम्मेदारी उसके सर होती है। राह पर चलता हुआ एक पथिक सोचता है, आगे बढ़ो शिक्षण समाज, क्योंकि दूसरों में कमी ढूंढना तुम्हारा कार्य क्षेत्र नहीं है। तुम एक हीरे के समान हो जिसकी चमक छिपा पाना किसी अंधेरे की नियति नहीं। राह पर चलता हुआ एक पथिक सोचता है, जिस दिन तुम्हारे हृदय में प्रतिशोध का फल हुआ समझ लेना तुम्हारा उद्देश्य निष्फल हुआ। राह पर चलता हुआ एक पथिक सोचता है, विष्णु ने भी तो कहा था कि शिक्षक साधारण नहीं होते हैं, प्रलय और निर्माण दोनों ही उसकी गोद में खेलते हैं। राह पर चलता हुआ एक पथिक सोचता है, क्यों, तो फिर भी एक सवाल बार बार उठता है कि कुछ गलतियों का दंश और क्या छीन गया हमारे सम्मान का अंश। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर कविता। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिष नारायण जी। इसके बाद आस्था। मैं एमएससी एनवायरमेंट साइंस कर रही हूँ, अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, दून यूनिवर्सिटी देहरादून से।
तो शुरुआत मैं थोड़ा सा ये कह के कहना चाहूंगी, क्या मेरे लिए कविताएं और ये लेखन है। जिंदगी को नई उमंग मिल गई, जिंदगी को नई उमंग मिल गई, जब विचारों संग कलम जुड़ गई, जब विचारों संग कलम जुड़ गई। आज की कविता का शीर्षक है मेरा दिल और सुकून, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम इस लॉकडाउन में सुकून खो रहे हैं, तो एक नजरिया मेरा सुकून की ओर। शुरुआत करते हैं। एक चाय की महकती प्याली में जाने क्या लुभाता है, एक चाय की महकती प्याली में जाने क्या लुभाता है। यूं सूर्यास्त तकते तकते, यूं सूर्यास्त तकते तकते गम गुम हो जाता है। छोटे छोटे पलों में कैसे, छोटे छोटे पलों में कैसे जीवन खिलखिलाता है, छोटे छोटे पलों में कैसे जीवन खिलखिलाता है। ये दिल बस सुकून ही तो चाहता है, ये दिल बस सुकून ही तो चाहता है। स्वप्न नयन में सजते यूं यही इनका ठिकाना है, स्वप्न नयन में सजते यूं यही इनका ठिकाना है। हकीकत में तब्दील करते, हकीकत में तब्दील करते गिरना बढ़ना रोजाना है, हकीकत में तब्दील करते गिरना बढ़ना रोजाना है। जिस पल मंजिल मिल जाए, जिस पल मंजिल मिल जाए दिल गुनगुनाता है। ये दिल बस सुकून ही तो चाहता है, ये दिल बस सुकून ही तो चाहता है। बसंत में खिला गुलाब, बसंत में खिला गुलाब सबके मन को भाता है, बसंत में खिला गुलाब सबके मन को भाता है। कांटों की चुभन, कांटों की चुभन महक से छिपाता है। इंसान जैसे मुस्कुराहटों से, इंसान जैसे मुस्कुराहटों से कितने दर्द मिटाता है, इंसान जैसे मुस्कुराहटों से कितने दर्द मिटाता है। ये दिल बस सुकून ही तो चाहता है, ये दिल बस सुकून ही तो चाहता है। माँ ने एक बक्से में, माँ ने एक बक्से में बचपन मेरा संभाला है, कहती बचपन जीवंत रखो, कहती बचपन जीवंत रखो, अमिट खुशियों का पिटारा है। अब भी नादानी शरारतें मेरी, अब भी नादानी शरारतें मेरी, मेरा खिलौना उससे प्यारा है। अब भी नादानी शरारतें मेरी, मेरा खिलौना उससे प्यारा है। दिल बस सुकून ही तो चाहता है, ये दिल बस सुकून ही तो चाहता है। उलझने बढ़ गई तो, उलझने बढ़ गई तो मन मुटाव हो जाता है। जाने अनजाने उपजी दूरियां दिल दुख जाता है, जाने अनजाने उपजी दूरियां दिल दुख जाता है। बांट ले अश्रु मिलके, बांट ले अश्रु मिलके, रिश्ता अटूट बन जाता है, रिश्ता अटूट बन जाता है। ये दिल बस सुकून ही तो चाहता है, ये दिल बस सुकून ही तो चाहता है। भागती जिंदगी का क्या कोई ठिकाना है, भागती जिंदगी का क्या कोई ठिकाना है। शाम ढले तक बस चलते ही जाना है, शाम ढले तक बस चलते ही जाना है। आज थमे जो एक पल, आज थमे जो एक पल, यही मैंने जाना है, आज थमे जो एक पल यही मैंने जाना है। ये दिल बस सुकून ही तो चाहता है, ये दिल बस सुकून ही तो चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो बस आस्था, बहुत ही प्यारी कविता थी, बिल्कुल सही कहा तुमने। भागती दौड़ती जिंदगी में दिल बस सुकून ही तो चाहता है। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही प्यारे तरीके से तुमने ये कविता पढ़ी, तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा इतनी प्यारी कविता का। बस जाते जाते मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और बस इतना कहना चाहूंगी कि ये दौर भी गुजर जाएगा, निराश ना हो। बस एक आखिरी पंक्ति मेरी तरफ से, यूं तो हजार गमों ने घेरा होता है, यूं तो हजार गमों ने घेरा होता है, पर बिन मुस्कान कहाँ सवेरा होता है, पर बिन मुस्कान कहाँ सवेरा होता है। धन्यवाद। अब हम बुलाते हैं अपने अगले हमारे कंटेस्टेंट है आशुतोष भट्ट। नमस्कार करता हूँ अपने सभी प्यारे साथियों को, आपको सबको। और मेरा नाम आशुतोष भट्ट है। मैं अपना परिचय सिर्फ 4 लाइन में ये देना चाहूंगा कि कुछ अनकही ऐसी बातों को जो न किसी से कह पाता हूँ, कागज और कलम से फिर मैं वो सारी बातें करता हूँ। कुछ अनकही ऐसी बातों को जो न किसी से कह पाता हूँ,
कागज और कलम से फिर मैं वो सारी बातें करता हूँ। ना मुझको शायर तुम कहना, ना कवि तुम मुझको कहना, है मेरी इतनी सी गुजारिश, मेरी भावनाओं की कद्र तुम करना, मेरी भावनाओं की कद्र तुम करना। बाय प्रोफेशन वाह! मैं, जी धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया। बाय प्रोफेशन मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, ये मंच आपने दिया। और इस पर मैं एक 4 लाइन और कहना चाहूँगा। खामोश हैं मेरे लफ्ज़ भी, खामोश हैं मेरे लफ्ज़ भी, थम-सी गई है नब्ज़ भी। खामोश हैं मेरे लफ्ज़ भी, थम-सी गई है नब्ज़ भी। ना जाने किसका मुंतज़िर, ना जाने किसका मुंतज़िर, मेरे गीत शेरो नज़्म, मेरे गीत शेरो नज़्म भी। तो शायद इस मंच का मुंतज़िर था मेरा गीत, मेरा शेर। तो आज का जो मेरा विषय है, जिस विषय पे मैंने कविता अभी जस्ट लिखी थी, पिछले अभी इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में जो मजदूरों की व्यथा है, मैंने उसका एक वेदना गीत लिखा है, जो मैं अगर आपकी इजाजत हो तो सुनाना चाहता हूँ। सड़कें सड़कें पटरी पटरी, ये वो है जब मजदूर न्यूज में कि मजदूर पटरी से जा रहे हैं, रेल की पटरी होके जा रहे हैं, सारे बसें बंद है, सब कुछ, कोई साधन नहीं है जाने का, बेबस है मजदूर जाने को। और वहाँ ट्रेन पटरी पे आराम करने के लिए बेचारे बैठते हैं, नींद आ जाती है, ट्रेन जाती है और उनके खून के धब्बे उनके रोटियों पे, बिखरी हुई रोटियों पे, सामानों पे बिखर जाती है। उसका मैं वेदना मेरे कलम से निकली कि सड़कें सड़कें पटरी पटरी, जान हथेली पर रख चल दी, सड़कें सड़कें पटरी पटरी, जान हथेली पर रख चल दी। थक कर सो मैं गया जो जमीन पर, मौत ने प्राण पखेरु हर ली, सड़कें सड़कें पटरी पटरी, जान हथेली पर रख चल दी। थक कर सो मैं गया जो जमीन पर, मौत ने प्राण पखेरु हर ली। खून के धब्बे थे रोटी पर, खून के धब्बे थे रोटी पर, थी रोटी ही गुनहगार हमारा, कोई नहीं सरकार हमारा, कोई नहीं सरकार। हम मजदूर हैं सदियों से, बेबस और लाचार हमारा, कोई नहीं सरकार हमारा, कोई नहीं सरकार। काल बन के कोरोना जो आया, देश में ऐसा कहर बरपाया। काल बन के कोरोना जो आया, देश में ऐसा कहर बरपाया। जीवन थम गई, सांसें सहम गई, जीवन थम गई, सांसें सहम गई, छीन गया रोटी रोजगार हमारा, कोई नहीं सरकार हमारा, कोई नहीं सरकार। कोई सरकारें आए जाए, गरीबी हमारा मिटा ना पाए। कोई सरकारें आए जाए, गरीबी हमारा मिटा ना पाए। राजनीति के खेल में साहब, राजनीति के खेल में साहब, हम तो बने हथियार हमारा, कोई नहीं सरकार हमारा, कोई नहीं सरकार।
अब देखिए प्रवासी मजदूर कि अपने ही देश में प्रवासी बनकर जीने को मजबूर हुए, अपने ही देश में प्रवासी बनकर जीने को मजबूर हुए, घर परिवार को छोड़ के हम तो सबसे कितने दूर हुए, दूसरे राज्य में गया कमाने, दूसरे राज्य में गया कमाने, मिलता रहा तिरस्कार हमारा, कोई नहीं सरकार हमारा, कोई नहीं सरकार, सड़के सड़के पटरी पटरी, सड़के सड़के पटरी पटरी, जान हथेली पर रख चल दी, सड़के सड़के पटरी पटरी, जान हथेली पर रख चल दी, थक कर सो मैं गया जो जमी पर, मौत ने प्राण पखेरु हर ली, खून के धाबे थे रोटी पर, खून के धाबे थे रोटी पर, थी रोटी ही गुनहगार हमारा, कोई नहीं सरकार हमारा, कोई नहीं सरकार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहूँ, ये बहुत ही विषय भी बहुत मार्मिक है और आपकी कविता में भी वो दर्द है जो हम महसूस कर सकते हैं अंदर तक। जी बहुत बहुत ये शुक्रिया। बहुत ही बड़ी दर्दनाक घटना हमारे देश में जो भी घटी, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, सब हमारे ही कर्म हैं ऐसे इंसानों के। ये जरूरी नहीं कि जो हम भुगत रहे हैं वो हमारे ही कर्म हो, किसी और की करनी का फल भी कभी कभी हमें जी भुगतना जी पड़ता है, और जी शायद जी इन मजदूर भाइयों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये दर्द हमेशा के लिए इतिहास में इसी तरह रह जाएगा, जो हमेशा सालता रहेगा। इस दर्द से उबरना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो आपकी कविता अच्छी थी, लेकिन अच्छा महसूस नहीं कर पाए क्योंकि दर्द बहुत महसूस हुआ, दर्द। उसमें बहुत ही गहराई तक दर्द था। बुलाना चाहेंगे कल्पिता पाटिल को। हाँ, मैं जी। मुंबई से कल्पिता पाटिल बात कर रही हूँ। मैं एक बैंकर हूँ और प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं कविताएँ करती हूँ तीनों लैंग्वेजेस में, मतलब इंग्लिश, हिंदी और मेरी मातृभाषा मराठी में भी। आज मैं यहाँ पे कविता जो कहने आई हूँ, 2 कविताएँ मुझे प्रेज़ेंट करनी है। एक पहली वाली जो हमारे देश में सभी लड़कियों को और औरतों को जो फ़ील होता है, उसके बारे में। पहली कविता जो मैं कहना चाहूँगी, वो है हर दिन जब घर से बाहर निकलती हूँ मैं। मुट्ठी में एक ख्वाब लेकर चलती हूँ मैं, हर दिन जब घर से बाहर निकलती हूँ मैं। कभी एक ख्वाब होता है साथी का, कभी एक दोस्त का जो समझे आप ही सा। हर कदम नए-नए मंज़र सजाती हूँ मैं, हर दिन जब घर से बाहर निकलती हूँ मैं। कभी एक बच्चे सी खुशी चाहती हूँ, कभी दिल में प्यार का दर्द संजोती हूँ। हर लम्हा नया ज़िंदगी में पिरोती हूँ मैं, हर दिन जब घर से बाहर निकलती हूँ मैं। कभी बेटा, कभी बेटी, कभी बहन, कभी माँ कहलाती हूँ। हर वक़्त अपना हर फ़र्ज़ निभाती हूँ। कभी जात, धर्म, देश के नाम पर मारी जाती हूँ मैं, हर दिन जब घर से बाहर निकलती हूँ मैं। खुद की धुन में रहती हूँ, खूब प्यार लुटाती हूँ। इतनी बड़ी दुनिया में छोटा-सा घोंसला सजाती हूँ। बस थोड़ी आज़ादी, थोड़ी हिफ़ाज़त चाहती हूँ मैं, हर दिन जब घर से बाहर निकलती हूँ मैं। ये पहली कविता थी। बहुत अच्छी कविता थी। दूसरी कविता का नाम है मैं खो गया। जमा करने गया पूंजी, कुछ पैसे एक
समाज में थोड़ा रुतबा, लोगों में थोड़ा दर्जा। कुछ सालों में मुझे ये मिल गया, पर सच कहता हूँ यारो, इन चीजों को पाने में पता नहीं कब मैं खो गया। चाहता था खूब घूमना, दुनिया के कई देश देखना, कभी लहरों में खेलना, कभी हरे जंगलों में फिरना। कुछ सालों में मैंने ये सब देख लिया, पर सच कहता हूँ यारो, इस दुनिया को देखने में पता नहीं कब मैं खो गया। मेरा ख्वाब था एक घोंसला बनाना, बादलों को छूना, चांद को सजाना, घरौंदे में अपने प्यार को बसाना, हर लम्हे में अपने जिंदगी को सराहना। प्यार भरा मेरा घर तो बन गया, पर सच कहता हूँ यारो, इस जिंदगी को संवारने में पता नहीं कब मैं खो गया। बहुत ही खूब, बहुत ही उम्दा। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि घर से चला था मैं घर को सजाने के लिए, और उस घर में बिताने के लिए अब मुझे वक्त ही नहीं मिलता। बिल्कुल, और हम इसी तरह खो जाते हैं। कुछ ऐसी ही एक उर्दू में शायरी लिखने की कोशिश की है मैंने, इसी आपकी बात पर जो याद आई मुझे कि ख्वाहिशों से जिंदगी में मिलती नहीं फरागत, ख्वाहिशों से जिंदगी में मिलती नहीं फरागत, फरागत यानी कि फुर्सत, सांसें भी अब तो जिस्म से करने लगी बगावत, चल अब तो इस जवाल से कर ले तू अदावत, अदावत यानी फिर से वही कि लड़ाई कर लो अब इस जवाल, इस जंजाल से, और मुक्त हो जाओ और चल पड़ो वहां, जैसे कि खेतों, झरनों, जंगलों, जहां भी आप जाना चाहें, जैसा कि आपकी कविता में था। बहुत ही प्यारी आपकी कविता थी कल्पिता, बहुत अच्छा लगा आपकी दोनों कविताएं सुन के। थैंक यू। हमारी अगली प्यारी सी कवि हैं, उनका नाम है कुमुदनी वेद। नमस्कार आप सबको। आज है ना, मैं कुछ थोड़ी सी पर्सनल कहूंगी, निजी है, मगर ये सबके लिए समान है, क्योंकि ये भावना सब में समाई होती है। हम जीवन में किसी भी परिस्थिति में से गुजरे, एक कोई ऐसा साथी कि हमको बहुत ही चाह होती है और मिल जाए तो अपने नसीब अच्छा। तो मुझे भी वैसा साथी मिला, जीवन ने मुझ पे ये आशीर्वाद बरसा है। और ये अभी की जो माहौल है, जिसमें हम सब एकदम शारीरिक तौर से तो बंध गए, मगर कहीं हमारी सोच भी सिकुड़ने लगती है, और है ना, एक अजीब सा कुछ अनदेखा सा खौफ मंडराने लगता है। तो ऐसे समय में अपना साथी, खास करके अपना साथी जो है, जीवन साथी जो है, उसका साथ बहुत ही जरूरी है और बहुत ही प्यारा लगता है। बस उसी के बारे में, तुम हो ना, ये कविता का शीर्षक है, तुम हो ना। खुद को हम हमेशा हर मेले में अकेला ही पाते हैं, एक अजीब सा अकेलापन, एक चहकती चुप्पी छाई रहती है। खुद को हम हमेशा हर मेले में अकेला ही पाते हैं, एक अजीब सा अकेलापन, एक चहकती चुप्पी छाई रहती है। फिर अचानक तेरा मुस्कुराता चेहरा सैकड़ों के सैलाब में तैरता दिखाई देता है। फिर अचानक तेरा मुस्कुराता चेहरा सैकड़ों के सैलाब में तैरता दिखाई देता है, मानो जैसे मेरी तन्हाई को साहिल मिल गया। अब मुझे उम्र का अंधेरा क्या रोक पाएगा, मेरे पास तेरा रेशमी स्पर्श और तुम हो ना। अब मुझे उम्र का अंधेरा क्या रोक पाएगा, मेरे पास तेरा रेशमी स्पर्श और तुम हो ना। किसी अप्रिय घटना, अनुचित माहौल से जूझती, या कोई दिल दहला देने वाली बात हो, किसी अप्रिय घटना, अनुचित माहौल से जूझती, या कोई दिल दहला देने वाली बात हो, वहां से मैं कमान से निकले तीर और खौलता लावा की तरह बह निकलती। वहां से मैं कमान से निकले तीर और खौलता लावा की तरह बह निकलती। चारों ओर घुटन, उदासी और मौत का तांडव मंडराता रहा है। तब तेरी आगोश की सुकूनी रजाई, तेरे दाहिने कांधे का मखमली सिरहाना और तुम हो ना। चारों ओर घुटन, उदासी और मौत का तांडव मंडरा रहा हो, तब तेरी आगोश की सुकूनी रजाई, तेरे दाहिने कांधे का मखमली सिरहाना और तुम हो ना। जीवन सफर के
हर गुलाबी सुबह, हर सुरमई शाम और हर धूप छांव में तेरा अटूट साथ और तुम हो ना। जीवन सफर के हर गुलाबी सुबह, हर सुरमई शाम और हर धूप छांव में तेरा अटूट साथ और तुम हो ना। हर वसंत रंगीन, हर ऋतु सुहानी, हर मोड़ लम्हा यादगार, क्योंकि तेरा स्थिर हाथ और तुम हो ना। हर वसंत रंगीन, हर ऋतु सुहानी, हर मोड़ लम्हा यादगार, क्योंकि तेरा स्थिर हाथ और तुम हो ना। तुम हो ना, तुम हो ना, तुम हो ना। बहुत बहुत शुक्रिया कुमुदिनी। बहुत बहुत और धन्यवाद, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कविताएं मनिल मयंक मिश्रा जी। मेरा परिचय जो मेरी इसमें गिरामी वो खास नहीं है। मैं दिल्ली और मुख्तलिफ जगहों पे, बाकी जगहों पे नाटक लिखता हूँ और डायरेक्ट करता हूँ, स्टेज शोज। और इसके अलावा मैं एक्टिंग पढ़ाता भी हूँ। ओह वाह। पढ़ाई से जी मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं टीचर हूँ। और बाकी पढ़ाई से मैं एक लॉयर हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ मैं। तो वहाँ से मैंने विधि यानी कानून की शिक्षा प्राप्त की है। और उसके बाद रुझान और जो परिवेश था या जो बैकग्राउंड था या माजी भी कहें एक लेवल तक, जो पास्ट था वो इस तरीके का था कि जो हर्षोल्लास के साथ सांस्कृतिक चीजों में रुचि होती है, उसने जो प्रोफेशन जिसकी पढ़ाई करी उस तरफ जाने नहीं दिया और सपनों को एक नई दिशा दे दी। और जहाँ तक मेरे लेखन का सवाल है, ट्रेजेडी, रोमांस और दुनिया के जो विभिन्न तरीके के आयाम है, जो डिमेंशंस हैं, उनके बारे में अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ। और मेरी भाषा जिस जबान में मैं लिखता हूँ वो हिंदुस्तानी है, उसमें हिंदी है, उर्दू है और ना चाहते हुए भी कहीं कहीं अंग्रेजी आ जाती है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जिंदगी के हालात से शायर ने कुछ कहने की कोशिश की है, उसको आप सबके सामने रखने की ये कोशिश। इसका उन्वान, इस ख्याल का उन्वान जो है, टाइटल जो है वो रहेगा मेरा ये सामान नहीं। तो कुछ यूं था कि नफा नहीं, नुकसान नहीं, मेरा ये सामान नहीं, दिक्कत हो तो अभी बता दो मैं कोई मेहमान नहीं, अभी बता दो मैं कोई मेहमान नहीं। बाहर मुल्क से आया तो क्या, बाहर मुल्क से आया तो क्या, गोरा है अनजान नहीं। दुनिया कहती मुझको लेकर बिगड़ा है बेईमान नहीं, दुनिया कहती मुझको लेकर बिगड़ा है बेईमान नहीं। बूढ़ा वालिद रख लें घर पर, वालिद फादर को कहते हैं, डैड को, आपके जो पिता हैं उनको कहते हैं कि बूढ़ा वालिद रख लें घर पर, बेटों का अरमान नहीं। दुनिया वुनिया रिश्ते विश्ते कोई कहीं ईमान नहीं, दुनिया वुनिया रिश्ते विश्ते कोई कहीं ईमान नहीं। जिक्र तेरा ना हो जिसमें, जिक्र तेरा ना हो जिसमें ऐसा कोई दीवान नहीं, जिक्र तेरा ना हो जिसमें ऐसा कोई दीवान नहीं। उसे गिराकर खुद उठ जाऊं इसमें कोई शान नहीं, उसे गिराकर खुद उठ जाऊं इसमें कोई शान नहीं। और सफर भी हल्का मौज रहेगी, साथ कोई सामान नहीं, नफा नहीं नुकसान नहीं, मेरा ये सामान नहीं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही उम्दा। एक अगर आपकी इजाजत हो तो एक छोटी सी ख्याल आप सबके सामने, नज़्म है इनफैक्ट ये, इसमें कुछ उर्दू के अल्फाज का भी इस्तेमाल रहेगा। और बताना चाहता हूँ कि बेसिकली दिल्ली का शायर है जिसकी जो महबूबा है वो इमेजिनरी है लेकिन लखनऊ में रहती है। तो ये दिल्ली का शायर और उनकी जो मोहतरमा है उनका बीच में जो है अलगाव हो चुका है, वो रिलेशनशिप हैज ब्रोकन डाउन, वो रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। तो जब वेज जो है उनके जो रास्ते अलग अलग हो रहे हैं तो उस वक्त शायर एक हिदायत देता है अपनी जो उनकी जो प्रेयसी थी, उनकी जो प्रेमिका थी, जो लखनऊ की जो बाशिंदा हैं, उनको जाते जाते कुछ कहता है। और जो लोग लखनऊ से जो वाबस्ता हैं, जिनका जानकारी है, कुछ कुछ लखनऊ और दिल्ली का रेफरेंस है, तो कोशिश ये रहेगी कि वो लोग ज़रूर जुड़ें इस ख्याल से और अगर खूबसूरत लगे तो इसकी खूबसूरती को अपने साथ घर तक ज़रूर शामिल करें। तो ये शायर जो है अपनी ख्याली जो मोहतरमा है उनसे फरमाता है कि अब हम जब जा ही रहे हैं तो इसके बाद क्या तुम्हें करना है, कैसे रहना है, इस रिश्ते को कैसे संभालना है, उस तरीके की बातें अपनी जो प्रेयसी हैं, अपनी जो महबूबा हैं, बिलावट है, उनको बताने की कोशिश करता है। और इस ख्याल का उन्वान यानी टाइटल रहेगा पर तुम। तो पर तुम की शुरुआत कुछ ऐसी थी कि शायर कहता है अपनी महबूबा से कि जब कभी मेरा जिक्र उठाया जाएगा, जब कभी मेरा जिक्र उठाया जाएगा, देखना बेवजह तुम्हें भी बुलाया जाएगा। जब कभी मेरा जिक्र उठाया जाएगा, देखना बेवजह तुम्हें भी बुलाया जाएगा। लोग जुल्मी हैं तरह तरह से बात करेंगे, लोग जुल्मी हैं
तरह तरह से बात करेंगे, हंसी मजाक में तुमसे भी दरियाफ्त करेंगे। लोग जुल्मी हैं, तरह तरह से बात करेंगे, हंसी मजाक में तुमसे भी दरियाफ्त करेंगे। पूछेंगे तुम्हारे चेहरे पे हंसी क्यों नहीं है, पूछेंगे तुम्हारे चेहरे पे हंसी क्यों नहीं है, हंस के कह देना कोई बात ही नहीं है, हंस के कह देना कोई बात ही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि कहीं न कहीं खोई हो, कुछ लोग कहेंगे कि कहीं न कहीं खोई हो, बच के कह देना कल रात ठीक से कहाँ सोई हो, बच के कह देना कल रात ठीक से कहाँ सोई हो। कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे मैं होता तो अच्छा होता, कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे मैं होता तो अच्छा होता, तुम बस फर्ज भर कर लेना कि काश ऐसा होता, तुम बस फर्ज भर कर लेना कि काश ऐसा होता। कुछ इशारे करेंगे डबडबाई आंखों की तरफ, कुछ इशारे करेंगे डबडबाई आंखों की तरफ, देर भर देखेंगे चोट खाई यादों की तरफ, देर भर देखेंगे चोट खाई यादों की तरफ। कुछ ऐसे भी होंगे जो तुमसे दोस्तियां बढ़ाएंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो तुमसे दोस्तियां बढ़ाएंगे, अपने गुनाहों को मेरी कमियों में छिपाएंगे, अपने गुनाहों को मेरी कमियों में छिपाएंगे। कई माहौल बनाएंगे बीते हुए सालों का, माहौल मजाक को कहते हैं, कई माहौल बनाएंगे बीते हुए सालों का, तफसील मांगेंगे जाती से सवालों का, तफसील मांगेंगे जाती से सवालों का। अब शायर कहता है कि पर तुम कुछ भी कहने से पहले उन वादों को नजरअंदाज न करना जो तुम्हारे लखनऊ के चारबाग पर एक अदद शहद की शीशी पर हमने लिए थे, और जिन्हें मैं आज भी अपने दिल्ली के चांदनी चौक की तंग गलियों और फेरी वालों की रहट से बचता बचाता कांच के प्यालों की तरह संजो कर रखे हूँ सबा। बहुत 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 खूब, बहुत शुक्रिया जी, लाजवाब, लाजवाब ख्याल आपका। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे कलाम सुन के आपके दो, ये ख्याल जी, था और बहुत वो पहले वाला कलाम था, दोनों जी, बहुत ही लाजवाब थे, बहुत ही लाजवाब। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ेंगे हम और मनोज बगाड़िया जी से सुनेंगे। मैं बॉम्बे से हूँ, जू से, मनोज बगड़िया। कल बारिश हुई थी अपने यहाँ जू पे, यहाँ पर बम्बई के, तो उसमें मैंने 4 पंक्तियां कुछ ऐसी लिखी थी कि बारिश की बूंदें न जाने क्या क्या कह गई, बारिश की बूंदें न जाने क्या क्या कह गई, गालों पर पड़कर वो आंसुओं के संग बह गई। बहती बूंदों ने न जाने अरमान कितने जगा गए, बहती बूंदों ने न जाने अरमान कितने जगा गए, पूरी रात बरसकर तन बदन में आग लगाकर चले गए। सावन के इस मौसम में न जाने क्या क्या हमें सह गए, सावन के इस मौसम में न जाने क्या क्या हम सह गए। बातें करनी थी बहुत, बातें करनी थी बहुत, पर बिना सुने वो वहां से चली गई, बारिश की बूंदें न जाने क्या क्या कह गई। बस ये 2-4 वाह। पंक्तियां बारिश के बारे में कुछ कहा है करके मतलब लिखा है। और ये लॉकडाउन के दरमियान अपने देखते हैं कि रोडों पे एकदम सुनसान हो रखा है चारों तरफ करके, मतलब अपने जाते हैं तो कोई भी एक दूसरे से मिलता नहीं है, तो उसके बारे में भी कुछ 4 पंक्ति ऐसी लिखी थी कि गलियां जहां खूब चहल पहल हुआ करती थी, गलियां जहां खूब चहल पहल हुआ करती थी, आज सन्नाटा छाया है, समझ ना पाए हम ये कैसी मोह माया है। हर कोई नकाब पहने घूम रहा है, जिसे मिलाते थे गले कभी, जिसे मिलाते थे गले कभी, आज नजरे नहीं मिला रहा है। अपने बुने हुए जाल में इंसान खुद ही फंसे चला जा रहा है। मिटाने को एक दूसरे को बना दिए हैं बड़े बड़े परमाणु, हम सब ने बनाने को, मिटाने को एक दूसरे को बना दिए हैं बड़े बड़े परमाणु, झंझोड़ दिया सबको पर एक छोटा सा कीटाणु। तेज जिंदगी की रफ्तार अब थम गई है, आंखें भी थक कर अब नम हो गई है। हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है, हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। हर खूबसूरत फूल के साथ कांटा भी रहता है। फिर वही गुल होंगे, फिर वही गुलशन होंगे, फिर वही जोश होगा, फिर वही उमंग, फिर वही तरंग होगी, फिर वही सुबह होगी, फिर वही बात होगी, फिर वही जज्बात होगी। बस ये लॉकडाउन पे ये कुछ लिखा है। और कुछ लास्ट में व्यंग मैंने मस्ती में करके, हालांकि मेरी वाइफ जो है बहुत अच्छी है, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव हर इन माय लाइफ, फिर भी मैंने कुछ 4 पंक्तियां मेरी वाइफ के बारे में ऐसा लिखा है कि कैसी विपदा आई, कैसी विपदा आई,
रजाई में सोए लुगाई, हमको खटिया और चार पाई। सुबह शाम नहीं एक प्याला भी हमको चाही, खुद का ये स्वादिष्ट मिठाई जैसे रास मलाई। कैसी किस्मत, हाय रे हाय। ऊपर से बीवी शाम सवेरे करे मेरी कुटाई, मार मार कर चटनी भी मेरी ही बनाए। बाहर ना कोई धंधा, घर में जोड़े पाई पाई। बता बीवी कब तू मायके जाई, चैन की सांस आए, गुड बाय गुड बाय गुड बाय। दैट्स इट, दैट्स इट। वाह 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 वाह। वैसे हास्य लिखना या किसी को हंसाना आसान काम नहीं है। हाँ जी, आप ऐसा मत कहिए कि आपने ऐसे ही लिख दिया है, बहुत ही अच्छा लिखा है। थैंक सबको यू। हंसी आई गेस आई ही होगी, मुझे तो बहुत हंसी आई। आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं नेहा वैद, जो पिछले 2 हफ्तों से हमारे ओपन माइक्स की होस्ट रही हैं। बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से उन्होंने हम सबको अपनी पोइट्री सुनाने का मौका दिया और हम सबको अपने साथ जोड़ लिया है। तो नेहा को बुलाने से पहले 2 लाइन मैं प्यार के बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि प्रेम का अर्थ है समर्पण। प्रेम का अर्थ है समर्पण, लो कर दिया सब कुछ अर्पण। अब तेरी खुशी ही मेरी खुशी है, तेरा गम ही मेरा गम। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी नेहा को, नेहा वैद। Thank you, Manisha, for that lovely introduction. और अच्छा लगा कि इस बार मैं सिर्फ सुनने का लुत्फ उठा रही हूँ और कोई मेरा आगमन कर रहा है इस तरह से। एक बहुत ही अलग लेकिन एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बैठ के सुन रही हूँ और आज मैं एक श्रोता के तौर पे अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है आंखें दिल की जुबान। आई थिंक इस वक्त जो माहौल है ना, तो रोमांस थोड़ा चल ही रहा है। बारिशों के आगमन के साथ ही रोमांस की एक लहर बहने लगती है, तो मेरी कविता भी थोड़ी बहुत रोमांटिक सी ही है। तो मेरी कविता का शीर्षक है आंखें दिल की जुबान। कोई दिल की बात कह देता है, कोई अल्फाजों को रंग देकर तस्वीर बनाता है, कोई जज्बातों को अक्षरों के द्वारा लिखता है। पर तू भी अजीब है मेरे हमदम, तू अपनी आंखों से दिल की जुबां बुलवाता है। लबों तक तेरे बात आ तो जाती है, पर शब्दों से बड़ी दूर रहती है। जो आंखें तेरी देख लूं एक घड़ी, तो दिल का आईना बन जाती है। सैलाब उमड़ते हैं कई इनमें, कभी एक स्थिर तालाब सी दिखती है। तो जब तू खामोश होता है, तब ये सबसे ज्यादा बोलती हैं। तू यूं देखता है मुझे जैसे मैं कोई दुआ हूं, तू यूं देखता है मुझे जैसे मैं इबादत कर रहा हो। लेकिन तू यूं भी देखता है मुझे जैसे तू डर रहा हो। तू यूं भी देखता है मुझे जैसे तू घर आ रहा हो। पलके गिरा दो 2 पल उन पर, कि कहीं मैं बह न जाऊं। तेरी आंखों के दर्पण में खुद को पाकर आगोश में तेरी सिमट न जाऊं। बेकाबू सी एक धड़कन धड़कने लगती है, जब तेरी आंखें जिस्म को छूने लगती है। तू दूर कहीं क्यों न हो, ये आंखें तस्वीर में से भी अक्सर बातें करने लगती है। यूं बोला ना करो मेरी जान, कि हम खामोश से रह जाते हैं। दिन ढल जाता है पर इनकी बातें नहीं थमती। मैं घर तो लौट आती हूँ, पर खुद को उनके पास ही कहीं छोड़ आती हूँ। तेरे मन के दर्पण हैं ये आंखें, तेरी खामोशी की दास्तां बयां करती हैं आंखें। दिल जीतने का अंदाज इन्हें आता है, कि मेरी कमजोरी बन गई है तेरी ये बोलती हुई आंखें। बोलती हुई आंखें, क्या बात है। बिल्कुल, आंखें ही तो है जो शायद जुबान से भी ज्यादा बोलती हैं, पर चाहिए कोई जो उनको समझ सके, पढ़ सके। कई बार कई लोग पढ़ने में नाकाम रहते हैं, तो कई बार कई लोग ऐसी बात भी पढ़ जाते हैं जो आंखें किसी को बताना भी नहीं चाहती। बहुत ही प्यारी कविता, और आंखें तो है ही इस काबिल की उनके ऊपर कविता क्या, पूरी की पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। थैंक यू सो मच नेहा, इट वाज सो स्वीट। नेहा, आप और कुछ सुनाना चाहती हैं? मैंने एक 4 लाइन लिखी थी। साहिल लुधियानवी साहब मेरे वन ऑफ द फेवरेट राइटर्स हैं,
और हालांकि मैं कुछ भाषाएं बोल लेती हूँ और हिंदी भी उनमें से एक है। साहिल साहब की कुछ नज़में मुझे बहुत पसंद थी, तो एक बार उनके बर्थडे पे उनको एक ट्रिब्यूट के तौर पे उन्हीं की नज़्म का मैंने एक अपना वर्जन किया था। आई थिंक सबको पता होगा शायद, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ये गाना काफी प्रसिद्ध गाना है और ये गाना इज वन ऑफ द मोस्ट, बहुत ही मेरा एक पसंदीदा गाना है। उसी की 4 पंक्तियों का मैंने उसकी जो हुक लाइन है उसको लेके उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए कुछ लिखा था। चलो एक बार फिर से, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, कि तू मुझे यूं देख जैसे मुझे पाना चाहता हो और मैं तुझे यूं देखूं कि तेरी होना चाहती हूँ। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, कि तू मुझसे यूं मिल जैसे मैं तेरी जन्नत हूँ और मैं तुझसे यूं मिलूं कि तू मेरा आसमां हो। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, कि तू मुझसे यूं प्यार जता कि मैं तेरी धड़कन हूँ और मैं तुझसे यूं मोहब्बत करूं कि तू मेरी रूह हो। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, कि वो साल जो हमारे बीच बीते यादों में यूं दफन कर दें कि नई यादों को सांस तो मिले। मैं और तुम यूं हो जाएं, मैं और तुम हम यूं हो जाएं कि वो रूहानियत बस फिर जी उठे। वाह, क्या बात है। बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट दिया आपने ताहिर लुधियानवी साहब को। बहुत ही उम्दा गाने हमने सुने हैं उनके, तो उनके लिए जो ट्रिब्यूट आपने लिखा है वो भी उतना ही उम्दा है। और आगे बुलाते हैं पवन सिंह को। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पवन दिल्ली एनसीआर से बोल रहा हूँ और एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो लिखने का थोड़ा शौक था तो थोड़ा लिखते भी हैं। तो आज का जो मेरा जो कुछ पंक्तियां हैं, एक पुरानी आदत के ऊपर है। कुछ आदतें जो होती हैं बचपन में एक बार पैदा हो जाती हैं तो ताउम्र साथ चलती हैं, और जब तक लकड़ी लग नहीं जाती या दफन हो नहीं जाते कुछ आदतें छूटती नहीं हैं। तो उसी आदत के ऊपर कुछ लिखा है। तो इसका जो शीर्षक है वो है कि हम आज भी बिस्कुट चाय में डुबो कर खाते हैं। हर बात जो खास थी, हर बात जो खास थी हम नहीं भूले, हर बात जो खास थी हम नहीं भूले। जैसे बारिश में कश्ती दौड़ाना, जहाजों को हवा में उड़ाना, वो फिरकी लेना, वो घरों की घंटी बजाना, बातों के महल हवा में बनाना, वो नजर बचाकर, वो नजर बचाकर। बचपन में तो चोरियां करता था पापा की जेब से, पता नहीं आप लोग करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन कुछ आदतें हैं तो हैं। तो कहा है नजर बचाकर, वो नजर बचाकर दबे पाऊं, वो नजर बचाकर दबे पाऊं, जेब लगाना सेंध लगाना जेबों में, वो नजर बचाकर दबे पाऊं, सेंध लगाना जेबों में। चंचल मन तब जीता था मस्ती में मौजों में, दस्तक वो पल अक्सर दे जाते हैं, हम आज भी बिस्कुट चाय में डुबो कर खाते हैं। और बचपन में हम लोग सभी चोरियां करते हैं पेड़ों से, बड़ों के घरों से, दूध की, मट्ठे की, मिठाइयों की। तो उस पर 4 लाइनें लिखी हैं। चोरी करना पेड़ों से, चोरी करना पेड़ों से, पतंग उड़ाना छतों से, चोरी करना पेड़ों से, पतंग उड़ाना छतों से, सीटी बजाना फिल्मों में, सीटी बजाना फिल्मों में, शोर मचाना आंगन में। दादा दादी नाना नानी, चाहे कोई खुश हो या ना हो, पर दादा और नाना नानी हमेशा खुश रहते थे। तो दादा दादी नाना नानी ये देख देख मुस्काते थे, पापा मम्मी दूर खड़े अपना मुंह बनाते थे। कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे तो दादी की गोद में घुस जाते थे। रह रह कर वो पल अक्सर चेहरे पे मुस्कान दे जाते हैं, हम आज भी बिस्कुट चाय में डुबो कर खाते हैं। और ये बचपन की मासूम इश्क होता है बचपन का, जिसमें पता नहीं होता कि सामने वाले से इश्क है या नहीं। अगर किसी ने हंस के देख भी लिया तो मान लेते थे इश्क हो गया। तो उस पर 4 पंक्तियां लिखी हैं। वो पहला इश्क वो नजरों का मिलना, वो पहला इश्क वो नजरों का मिलना, ना कुछ कहना ना कुछ सुनना। वो पहला इश्क वो नजरों का मिलना, ना कुछ कहना ना कुछ सुनना। मुस्कुराए भी तो अपना मान लेते थे, नादान थे गलत फहमियां पाल लेते थे। अतीत के वो दिलचस्प किस्से यदा कदा याद आते हैं, हम आज भी बिस्कुट चाय में डुबो कर खाते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे जो बचपन का बड़ा दिल होता है वो बड़े पे छोटा हो जाता है, हालांकि बायोलॉजिकल डिफरेंट होता है। तो उस पर 4 लाइनें लिखी हैं। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम
अब हम बड़े हो गए हैं, बड़े शहर में छोटे दिल के हो गए हैं। अब हम बड़े हो गए हैं, बड़े शहर में छोटे दिल के हो गए हैं। मेहमा आने पर अब छुप जाते हैं, मेहमा आने पर अब छुप जाते हैं। कोई कुछ मांग ना ले इसलिए फोन भी नहीं उठाते हैं, कोई कुछ मांग ना ले इसलिए पेन भी नहीं उठाते हैं। अपनी ही दुनिया में रहते हैं और सो जाते हैं। अब खून के रिश्ते भी, अब खून के रिश्ते, अब खून के रिश्ते भी हम तौल कर निभाते हैं, पर हम आज भी बिस्कुट चाय में डुबो कर खाते हैं। आखिरी की 4 पंक्तियां हैं। हमें दोष देने की आदत होती है, कभी परिस्थितियों को, कभी स्थितियों को, कभी किसी को। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आखिरी की 4 पंक्तियां हैं, आपको समर्पित करता हूं। बैठता हूं जब तसल्ली से, बैठता हूं जब तसल्ली से मैं पीछे लौट जाता हूं, बैठता हूं जब तसल्ली से मैं पीछे लौट जाता हूं। याद करके बचपन को जीता हूं, मुस्कुराता हूं। फिर सोचता हूं, फिर सोचता हूं काश बड़े ना हुए होते, फिर सोचता हूं काश की बड़े ना हुए होते, यूं अपनों से दूर ना हुए होते। बदल जाते हैं हम ही खुद, हम आज भी बिस्कुट चाय में डुबो कर खाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, सचमुच आप ले गए हम सबको अपने बचपन में। और जो आपकी ये पंक्ति थी कि आज भी चाय में बिस्किट डुबो कर खाते हैं, वो शायद हिंदुस्तान की 80 या 90% जनता करती होगी, आज भी करती होगी। जी जी जी। और ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बिल्कुल सीधी होती हैं, सरल होती हैं, लेकिन दिल के किसी कोने को बहुत ही गहराई से छू जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन कुमार सिंह जी। और बहुत खुश हूँ, और चाहो तो एक शेर है, मैं पढ़ देता हूँ। माँ के ऊपर लिखा था, तो लिखा है, मेरे भाव से, मेरे भाव से, मेरे आवाज से, मेरे भाव से, मेरे आवाज से मेरा मन भांप लेती है, मेरे भाव से, मेरे आवाज से मेरा मन भांप लेती है। माँ आज भी मुझे दूर से पहचान लेती है। बहुत खूब, बहुत ही सही बात और बहुत प्यारी बात कही आपने। हाँ, माँ बहुत ही दूर से पहचान लेती है, दिल की बात जान लेती है। चलिए, और अब हम अपनी कविता के इस सफर पर आगे बढ़ते हैं और रचना से उनकी काव्य रचना सुनते हैं। अभी जो लॉकडाउन का टाइम था, इसमें हमने एक एक्टिविटी किया, जिससे सब बहुत परेशान थे उसको इंगेज करने के लिए। तो जिसमें हमने राइटिंग एक्टिविटी था, उसी दरमियान मुझे पता पड़ा कि आई कैन राइट माय बिल। सास बहू का रिश्ता और शिकायतें चोली दामन के साथ से हैं। मेरी सासू माँ को भी अक्सर मुझसे शिकायत रहती है, क्योंकि मैं अक्सर ये सफेद रंग पहनती हूँ। मेरे डैडी की याद शुरू है इस रंग से, बस जब भी उनकी याद आती है मैं ये सफेद रंग पहनती हूँ। और जब भी सफेद रंग पहनती हूँ मुझे याद आता है उनका वो सफेद कलप लगा कुर्ता पजामा। मैं तो करती हूँ अपने आसपास, बस खुद को महसूस करने को मैं ये सफेद रंग पहनती हूँ। थोड़ी थोड़ी सी याद है मुझे उनकी वो रोबीली सी आवाज, वो गर्वीला सा अंदाज और एक वो सेहत सी मुस्कान। और लोगों से भी सुना है कि बहुत प्रभावशाली भूमिका देखते हैं। बस उन जैसा बनने की छोटी सी कोशिश में ही मैं ये सफेद रंग पहनती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ अगर वो होते तो माँ की जिंदगी में शायद कुछ रंग और होते, और उन्हीं रंगों से हमारी जिंदगी भी थोड़ी और रंगीन होती। जैसे मेरी शादी का जब मैं एल्बम देखती हूँ तो मुझे लगता है वो जो माँ का हल्का गुलाबी सूट था ना, वो थोड़ा गहरा गुलाबी होता। उनके माथे पर लाल बिंदी होती और उनके वो गले की जो मोतियों की माला थी वो काले मोतियों की माला होती, और उनके हाथों में भरी भरी चूड़ियां होती। और हमारा जो फैमिली फोटो है ना, उसमें बादामी, लाल, गहरा गुलाबी और सफेद रंग उस फोटो को कितना सुंदर बना देता। जब भी घर जाती है ना, घर मतलब पीहर होता है, जब भी घर जाती है तो मुझे लगता है अगर वो होते तो वो बड़ा दरवाजा थोड़ा और शान से खड़ा होता, और वो बड़ी चौक लोगों से भरा होता, और वो हमारी रसोई में इलायची वाली चाय का बड़ा सा भगोना रखा होता। बहुत ज्यादा शिकवे तो नहीं है जिंदगी से, बस छोटी छोटी शिकायतें हैं। उन शिकायतों को दूर करने के लिए मैं ये सफेद रंग पहनती हूँ। और कभी कभी मुझे लगता है अगर वो होते तो वो जो बक्सा रखा है ना घर में, उसमें वो उनका जो सफेद कुर्ता पजामा है वो पीला ना पड़ा होता। बस एक छोटी सी कमी है जिंदगी में, एक जगह खाली है घर में जिंदगी में, उस खाली जगह को मैं सफेद रंग से भरती हूँ। बस इसीलिए मैं सासू माँ से अक्सर डांट खाती हूँ और मैं अक्सर सफेद रंग पहनती हूँ। थैंक यू।
बहुत ही प्यारी बात कही रचना। हम गर्ल्स जो होती हैं ना, वो नॉर्मली अपने पापा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती हैं, और इसलिए उनको कॉपी करने की, उनको इमिटेट करने की कोशिश करती हैं, और अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं है तो ऑफ कोर्स उनकी जो कमी है उसे पूरी करने के लिए इस तरह की चीजें हम कर लेते हैं। ये चीज आपने शायद हर लड़की को, हर महिला के दिल को वहां तक दस्तक दी होगी, सबको अपने अपने पापा याद आए होंगे। चलिए आगे हम चलते हैं और रजनी गोस्वामी से सुनते हैं उनकी कविता। नमस्कार आप सभी को। मैं रजनी गोस्वामी फ्रॉम गुजरात। वैसे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन अभी काफी टाइम से एक गृहिणी की भूमिका निभा रही हूँ। आज की मेरी जो कविता है वो जीवन के कुछ खट्टे मीठे पहलुओं से ओतप्रोत है, और कहीं ना कहीं वो जीवन की जो कड़वी सच्चाई है उसको दिखाती है। हम लोग उसको मानना नहीं चाहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने मन में कहीं ना कहीं ये जानता है कि ये सच बात है। और मैं उम्मीद करती हूँ और ये आशा रखती हूँ कि आप सब लोग मेरी उस कविता से रिलेट कर पाएंगे। जीवन के इस छोर से मृत्यु के उस छोर तक, जीवन के इस छोर से मृत्यु के उस छोर तक, समय के उस दौर से समय के इस दौर तक, जीवन के इस छोर से मृत्यु के उस छोर तक, समय के उस दौर से समय के इस दौर तक, सिर्फ संघर्ष और समर्पण स्थिर है। सिर्फ संघर्ष और समर्पण ही स्थिर है। अपनों के तिरस्कार से गैरों के पुरस्कार तक, अपनों के तिरस्कार से गैरों के पुरस्कार तक, सिर्फ भौतिकता का आकर्षण ही स्थिर है। अपनों के तिरस्कार से गैरों के पुरस्कार तक, सिर्फ भौतिकता का आकर्षण ही स्थिर है। चलो चलो कुछ अलग करने की चाह रखते हैं और भीड़ से अलग दिखने की चाह रखते हैं। चलो उठो कुछ अलग करने की चाह रखते हैं, भीड़ से अलग दिखने की चाह रखते हैं। सफल हुए तो एक नया मुकाम है, सफल हुए तो एक नया मुकाम है, वरना जीवन घर्षण तो फिर स्थिर है। तो थैंक यू। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप अगर अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं कुछ बन जाऊं, और मैं पिछले 2 सालों से लगातार लिख रही हूँ। और तो आप भीड़ से अलग दिखने की चाह रखिए, क्योंकि भीड़ में घुसकर किसी को कॉपी कर कर हम कभी भी अपनी अलग पहचान नहीं बना सकते हैं। बस अपना एक अलग ओपिनियन रखिए, अपना एक अलग व्यक्तित्व रखिए, जिससे लोग आपको आपके नाम से पहचाने, आपकी शख्सियत को, आपके कि आप हैं, बस वो आपको जाने। तो मेरा सभी को यही मैसेज है। और मेरी एक लाइन है जो मैंने कल ही लिखी है, एक सिंगल लाइन है। किसी के दिल के, जब दिल में बहुत भंवर मचा होता है और वो कुछ कह नहीं पाता है, तब एक लाइन ये जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो उसको शायद व्यक्त कर पाएगी कि कभी कभी खामोशियां शब्दों से ज्यादा शोर करती हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी ये जो लाइन थी ना कि कभी कभी खामोशियां शब्दों से ज्यादा शोर करती हैं, बिल्कुल इसी तरह की एक 1 लाइन मैंने भी लिखी है, तो उसी के साथ जोड़ना चाहूंगी। संवादों के शोर में भी, संवाद यानी वार्तालाप यानी आवाज, संवादों के शोर में भी मौन बोला करता है, स्पर्श ही अक्सर हृदय के भेद खोला करता है। अभी चलते हैं, हम सुनते हैं रश्मि लाठी को। मेरे पास 2 छोटी छोटी कविताएं हैं, तो मैं शुरुआत करती हूँ इस कविता से। इस कविता का शीर्षक है खास। अरे भाई, तुम्हें इनसे इतना क्यों प्यार है, इनमें इतना क्या खास है। कैसा ये प्यार है, किसी के आसपास है तो कहीं पड़ोसी की आंखें भी 4 है। अरे अरे देखो देखो, सुनो सुनो, हाँ हमें भी प्यार है। हम दूसरों की नजरों में चोर है, इन जैसों की नजरें तो बहुत ही खास है। दिल पे चोट, दिल पे चोट तो इन्होंने भी खाई है, पर हमारे प्यार को खाई दर्शाई है। अब तो पड़ोसी ही नहीं, अब तो पड़ोसी ही नहीं, मोहल्ले वालों ने भी नजरें चुराई है। अरे भाई, तुम्हें इनसे इतना क्यों प्यार है, इनमें इतना क्या खास है। अरे हाँ भाई, क्यों ना हो खास, हर चीज में देते हैं,
हर चीज में देते हैं हमारा साथ। तुम नजर चुराते हो, वो हमें निहारते हैं। तुम खाई का रास्ता देते हो, वो हमें किसी प्यार की गली मुड़ा ले जाते हैं। एक और बार पूछो, क्या खास है इनमें? हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत जवाब है। अरे भाई, बहुत ही प्यार है, ये तो दिल के बहुत खास है। सो ये एक था वन ऑफ द थिंग। दूसरा थोड़ा सा सीरियस टाइप से। सो इसका एक लाइन है गुमशुदा रास्तों पर, तो इसके ऊपर कुछ लिखना था, तो उसके ऊपर लिखा है, गुमशुदा रास्तों पर अक्सर अनजाने जाते हैं आज हम भी थोड़े मायूस हैं। क्या करें, सोचा थोड़ा टहल आते हैं। अब ये तो पता न था, ये अनजाने भी जान पहचान वाले होंगे। हमने आवाज तो लगाई थी, पर न जाने क्यों लौटकर आवाज भी न आई। अब इन रास्तों पर अपने बेगाने हैं, और यूं ही चलते जाने वाले दिलासा देते हैं। इन गलियों में आए तो थे गुम हो अपना गम छुपाने के लिए। इन गलियों में आए तो थे गुम हो अपना गम छुपाने के लिए। जा रहे हैं अब किसी नए चौराहे पर, कहने किसी अपने को गुमशुदा रास्तों पर ना आने के लिए। बोथ वर सो ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी लिखी आपने। और जिस तरह से आपने पहली पोएट्री निकाली कि हाँ, किसी ने सिर्फ कहा कि वो उनके लिए खास है, आपको नहीं अच्छा लगा लेकिन उन्हें लगा कि खास है, तो वो भी बहुत ही प्यारी बात थी कि हाँ, जिंदगी में कभी कभी इसी तरह की बातें निकल के आती हैं और इसी तरह बातें खास हो जाती हैं और फिर कविता में ढल जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि आपका, थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं सारिका फलोर से। सभी को मेरा नमस्कार। मैं नैरोबी केनिया में रहती हूँ, बट वैसे मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से। एक छोटी सी रचना, मैं एक माँ हूँ, तो एक आज मैं अपने माँ के भावों को ही व्यक्त करना चाहती हूँ। और ये मेरी एक व्यक्तिगत कविता है जो मैंने मेरे बेटे के 19वें जन्मदिन पर उसको तोहफे के रूप में दी। और आज मैं अपना परिचय भी कुछ इस तरह से देना चाहूंगी। क्या कहूँ अपने बारे में, क्या कहूँ अपने बारे में, मैं खुद एक माँ हूँ। क्या कहूँ अपने बारे में, मैं खुद एक माँ हूँ, अभी सबसे बड़ी पहचान यही है मेरी। रिश्ता हर निभाती हूँ, रिश्ता हर निभाती हूँ, पर जीती हूँ अपने बच्चों के लिए। जीवन की मुस्कान वही है मेरी, जीवन की मुस्कान वही है मेरी। ये कविता अब मैं आप सबके सामने पेश करना चाहूंगी। दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता पाया था आज मैंने, दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता पाया था आज मैंने। माँ बनने का एहसास जगाया था तूने, माँ बनने का एहसास जगाया था तूने। 19 साल पहले मेरी गोद में एक नन्हा सा फरिश्ता आया था। 19 साल पहले मेरी गोद में एक नन्हा सा फरिश्ता आया था, जिसे पाकर मैंने अपने सपनों का संसार सजाया था, जिसे पाकर मैंने अपने सपनों का संसार सजाया था। तू आया हमारे जीवन में प्यार का प्रतीक बनकर। मेरे बेटे का नाम प्रतीक है। तू आया हमारे जीवन में प्यार का प्रतीक बनकर, हमेशा इसी तरह हमारा घर आंगन महकाता रहना खुशियों का प्रतीक बनकर। हमेशा इसी तरह हमारा घर आंगन महकाता रहना खुशियों का प्रतीक बनकर। 19 साल का ये वक्त, 19 साल का ये वक्त पंख लगाकर उड़ गया। 19 साल का ये वक्त पंख लगाकर उड़ गया, पता ही नहीं चला कब मेरा छोटा सा बेटा पंख लगाकर उड़ने को तैयार हो गया। पता ही नहीं चला कब मेरा छोटा सा बेटा पंख लगाकर उड़ने को तैयार हो गया। अब वक्त आ गया है, अब आ गया है वक्त तुझे खुला आसमान देने का। अब आ गया है वक्त तुझे खुला आसमान देने का, अपने आंचल से निकालकर जीवन की नई राह दिखाने का। अपने आंचल से निकालकर जीवन की नई राह दिखाने का। चाहे जहां भी जाए, चाहे जहां भी जाए, मेरी हर दुआ तेरे लिए है, मेरी हर दुआ तेरे लिए है। तू जो चाहे वो पाए, मेरे दिल का अरमान यही है। तू जो चाहे वो पाए, मेरे दिल का अरमान यही है। तन से तू जाएगा दूर, तन से तू जाएगा दूर, ये है इस दुनिया का दस्तूर। तन से तू जाएगा दूर, ये है इस दुनिया का दस्तूर, और दिल से कभी मत होना दूर,
मैं माँ हूँ तेरी और तू है मेरे दिल का नूर। मैं माँ हूँ तेरी और तू है मेरे दिल का नूर। बहुत ही सुंदर कविता। अभी जो ये कोरोना का वक्त चल रहा है, मैं ये कहना चाहूंगी कि दोष शायद कहीं ना कहीं हमारा ही है, जो हमने कुदरत से खिलवाड़ किया। मेरे दिल में कहीं एक विचार कुछ आए थे 4 लाइनों में। जल थल नभ सब पर वर्चस्व मेरा, जल थल नभ सब पर वर्चस्व मेरा, यही सोच यही जज्बा था तेरा, यही सोच यही जज्बा था तेरा। घमंड में मगरूर होकर इतराता रहा तू, घमंड में मगरूर होकर इतराता रहा तू, देख तेरा नहीं है तेरा, देख यही सोच यही जज्बा था तेरा। घमंड में मगरूर होकर इतराता रहा, देख तेरा तो खुद का वजूद। हमें ये एहसास हो गया है कि हम कुछ नहीं है, हम जो खिलवाड़ करते हैं हर चीज के साथ कुछ नहीं समझ। इस वक्त ने हमें एहसास दिलाया कि हर चीज की कीमत समझो। बस यही मैं कहना चाह रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया सारिका, और बहुत ही सही बात आपने कही कि हाँ, इंसान बहुत मगरूर हो गया था। अभी मिलते हैं स्वीटी सिंघल से। नमस्कार सभी को। लास्ट ईयर बहुत केसेस रेप के सुनने में आए, एक डॉक्टर, कुछ बच्चियां, तो उस चीज ने मेरे अंतर्मन को हिलाया और मेरे अंदर से कुछ भाव निकले जो मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है नारी। मैं औरत हूँ, इंसान भी हूँ, बस जिस्म नहीं हूँ, जान भी हूँ। इस सृष्टि की मैं जननी हूँ और पौरुष का सम्मान भी हूँ। मैं ईश्वर की वो रचना हूँ जिसका कोई पार न पाया है। हर नव संतति को जीवन दूं, इस खातिर मुझे बनाया है। मेरी सुंदर कोमल काया, 2 नैन लिए पूरा सागर, और एक हृदय इतना विशाल, हर दर्द समा जाए अंदर। मैं ही हूँ दुर्गा महाकाली, मुझसे है होली दीवाली। मुझ बिन नर का अस्तित्व नहीं, इससे बढ़कर कुछ सत्य नहीं। नर का था मुझको साथ दिया, करने को जीवन उत्पत्ति, लेकिन नादान पुरुष समझा मैं हूँ उसकी ही संपत्ति। है पौरुष के मद में फूला, अपनी हर मर्यादा भूला। कंचन काया से भरमाया, हर पल छूने को ललचाया। ये नजरें जब मुझ में झांकी, हो शर्मसार मेरी आंखें। मैं बनी बहन, पत्नी, माता, तू इंसान भी न बन पाता। मासूमों नन्ही कलियों को भी हाँ ये पापी कुचल रहा। अपनी लिप्सा पूरी करने अपना भविष्य ही निगल रहा। अब भी न अगर ये हाथ रुके, फिर बढ़े कोई दामन छूने, फिर कोई शील भंग हुआ, एक और नारी के संग हुआ। ये धरती फिर सट जाएगी, एक और सिया ले जाएगी, एक और रक्त भूमि होगी, फिर ये धरती सूनी होगी। कर याद द्रौपदी चीर हरण, कर याद महाभारत का रण, जो मेरा मान न कर पाया, कोई भी तो न बच पाया। हे कृष्ण तुम्हारा आवाहन, हर सखी कर रही है क्रंदन। इस बार नहीं ये कुरु सदन, खुद पांडव करते चीर हरण। ए पुरुष जाग, अब वक्त नहीं, कर तू अपना पुरुषत्व वरण। हर नारी लक्ष्मी रूप धरे, गर तू बन जाए नारायण, गर तू बन जाए नारायण, गर तू बन जाए नारायण। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत खूब, बहुत ही अच्छी और प्रेरणा देने वाली कविता है। और ये सिर्फ पुरुषों को संदेश नहीं देती, हमें भी देती है कि हमें भी अब शक्ति के रूप में आना होगा। बिल्कुल। अब दुर्गा काली के रूप में आना होगा, माँ गौरी के रूप से दुर्गा काली के रूप में आना होगा कि सच में ये बहुत ज्यादा हो गया है, इस चीज को अब रोकना होगा, थामना होगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ सुनाना चाहूंगी, एक छोटी सी नज्म अपनी। वो शख्स जाने क्यों बहुत अपना लगा मुझे, वो शख्स जाने क्यों बहुत अपना लगा मुझे, जिसने कभी भी छेड़ दी बातें जनात की। यूं तो कभी कहते नहीं जुबान से वो कुछ, सब राज खोल देती हैं आंखें जनात की। कहने को है अनजान दिल के मामलों से वो, फिर भी समझनी पड़ती है बातें जनात की। हमको तो इस ख्याल से आती ही नहीं नींद कि अपने ख्वाबों से सजी है अब रातें जनात की। देखा है जब कभी भी मुस्कुरा के प्यार से, सबसे हंसी लगी वो सौगातें जनात की। चोरी छुपे मिलने की जगह को तलाशना, क्या क्या सिखा गई मुलाकातें जनाब की। कर देती हैं तन्हा मुझे लोगों की भीड़ में, कर देती हैं तन्हा मुझे लोगों की भीड़ में, कुछ इस तरह सताती हैं यादें जनाब की। थैंक यू सो मच। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच स्वीटी। अब बुलाते हैं हम वैशाली श्रीवास्तव को।
मैं एक कथक डांसर हूँ, लखनऊ से हूँ। थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ, 2 साल हो गए हैं मुझे लिखते हुए, लेकिन पहली बार कुछ पोएट्री कुछ ऐसा ट्राई किया है मैंने। ये है कि मतलब एक औरत की मनोदशा है, जो मैं अपने शब्दों के जरिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो अपने हस्बैंड या अपने हस्बैंड को वो छोड़ना चाहती है। अगर वो गलत नहीं तो दूर क्यों? जब पास थे तो सही थे क्या? क्या मैं गलत थी कि मैंने उनकी हर एक ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश समझा? अगर ये सही है तो खुद की ख्वाहिशें रखना गलत क्यों? आज तक किसी भी सपने को देखने से भी पहले मैंने आपसे पूछा, सलाह मशवरा किया। अगर ये सही है तो अपने सपनों को खुद बुनना गलत क्यों? जब से जुड़ी हूँ आपसे मेरी जिंदगी का हर एक छोटा सा बड़ा फैसला आपने किया। मैंने चुप होके सब सुना, समझा और उसे बखूबी निभाने की कोशिश की। अगर यूं आपकी हर बात मान लेना सही है तो मेरे आपके लिए किए गए फैसले को मान लेना गलत क्यों? मेरी पतंग का मांझा तो आपके हाथों में था। उस दिन आप उसे उड़ाना चाहते थे, लेकिन मेरा मन ना था। अगर यूं आपके इशारों पे चलना सही है तो अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथों में थामना गलत क्यों? जब सही लगा तो साथ दिया और जब नहीं तो बेबस छोड़ दिया। अगर आपके अपने मन का करना सही है तो मेरा अपने मन की सुनना गलत क्यों? जब आपका सरेआम मेरा मान न रखना मुझे अपमानित करना सही था तो मेरा मेरी माँ से उस बंद कमरे में वो दर्द आना गलत क्यों? अगर मेरी एक ना समझी पर आपका हाथ उठाना सही था तो मेरा उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत क्यों? अगर मेरा आपको आप कहना सही है तो आपका मुझे आप कहना गलत क्यों? आज सजना है या वो बेरंग चोला हमेशा के लिए ओढ़ लेना है, ये भी आप पे निर्भर है। अगर यूं आपका आप रहना सही है तो मेरा मैं रहना गलत क्यों? अगर वो गलत नहीं तो दूर क्यों? जब पास थे तो सही थे क्या? क्या बात है। ये फीलिंग भी आई गेस सब लेडीज के मन में आती होंगी, मेरे मन में तो आती हैं, बहुत बार आती हैं और मेरा फिर आर्ग्यूमेंट हो भी जाता है कि हाँ, कि यस देयर इज समथिंग जो हमारे ट्रेडिशन में कहीं ना कहीं चला आ रहा है और मेन तो ये समझते हैं कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ, आज की जो महिलाएं हैं, आज की जो गर्ल्स हैं, अब वो इस बात को सही नहीं मान पाती। उनको वो इक्वालिटी चाहिए, वो समानता चाहिए। इसलिए ये बातें हम बहुत हद तक, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली। आगे मैं बुलाना चाहूंगी मिनोलता ओस्तवाल। मेरा नाम मिनोल्टा ओसवाल है और मैं कलकत्ता से हूँ। जब धीमे से गुनगुनाते हुए चलती हूँ, जब धीमे से गुनगुनाते हुए चलती हूँ, आहट तुम्हारी कानों को सुनाई देती है। जाना अनजाना गीत कोई लबों पर छोड़ जाती है, जाना अनजाना गीत कोई लबों पर छोड़ जाती है। किस एहसास के भंवर में मन ये खो जाता है, किस एहसास के भंवर में मन ये खो जाता है। लौट आना भी फिर मानो एक सदियों बीत जाता है। दिल तो ये दिल है पर ये नजर न जाने किसे ढूंढती है। दिल तो ये दिल है पर ये नजर न जाने किसे ढूंढती है। पुराने गीतों में जैसे कोई नए अल्फाज ढूंढती है। बहुत खूब। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक और छोटी सी कविता सुनाऊंगी। कभी सुबह लिखी कभी शाम, कभी सुबह लिखी कभी शाम लिखी, कभी आईने में छुपी वो मुस्कान लिखी। प्यार में तुम्हारी कितनी ही कहानियां हैं लिखी। कभी फूलों का मुस्कुराना लिखा, कभी बिन बादल बारिश का आना भी लिखा। कभी फूलों का मुस्कुराना लिखा, कभी बिन बादल बारिश का आना भी लिखा। तुम्हारे होठों की वो सुर्खी लिखी तो कभी दर्द जुदाई भी लिखी। चांदनी रात की आगोश में सिमट जाना भी लिखा, चांदनी रात की आगोश में भी लिखा। और वो आंखों से आंखें मिलाए तुम्हारा पास आना भी लिखा। खामोशी भी लिखी, कभी वो खत्म होने वाली खामोशी भी लिखी। और उस आलम में गर्म सांसों से हुई वो सरगोशी भी लिखी। आशाओं के पंख लगे आसमानों में उड़ना भी लिखा, आशाओं के पंख लगे आसमानों में उड़ना भी लिखा। बेहिसाब ही तुझे
बस यूं ही जुड़ना भी लिखा, और खुद को भूल तुम्हें अपनी दुनिया बनाना भी लिखा। तुम्हारे ही साथ बिन सवाल किए, तुम्हारे ही साथ बिन सवाल किए, खुद को वक्त बे वक्त बहाना भी लिखा। लिखा तो बहुत कुछ है, लिखा तो बहुत कुछ है, हर वो पहलू जो हमसे जुड़ा है। कई दफा लोगों ने जिसे सुना भी है, कई दफा लोगों ने जिसे सुना भी है, पर अब लिखना नहीं सुनना चाहती हूँ, पर अब लिखना नहीं सुनना चाहती हूँ। संग तुम्हारे हर लम्हा जीना चाहती हूँ, तुम्हारे बातों की मिठास मिश्री घोलना चाहती हूँ, तुम्हारे बातों की मिठास से अब मिश्री घोलना चाहती हूँ। आरज़ू मुकाबिल होने की इस वक्त के सामने रखना चाहती हूँ, और तुम्हारी आंखों को दिन रात पढ़ सकूं, और तुम्हारी आंखों को दिन रात पढ़ सकूं। ऐसी गुजारिश किस्मत से करना चाहती हूँ, आरज़ू मुकाबिल होने की इस वक्त से चाहती हूँ, इस वक्त से चाहती हूँ, इस वक्त से चाहती हूँ। बहुत प्यारी कविता है मिनोल्टा। पहली वाली कविता की तरह ये भी बिल्कुल दिल को छू जाती है। बहुत ही प्यारी लिखती हो आप। थैंक यू सो मच। मुझे जिस कविता से शुरुआत करनी थी वो कविता मैं कब शुरुआत में नहीं कह पाई, लेकिन उसे मैं अंत में कहकर इस आज के ओपन माइक को फिनिश करना चाहूंगी। सूर्य की पहली किरण को है मेरा पहला नमन, सूर्य की पहली किरण को है मेरा पहला नमन, वीणा वादिनी माँ सरस्वती को हर शब्द में करके स्मरण। ये लेखनी लिखती है जो कुछ है मेरा कुछ भी नहीं, हर शब्द में हर भाव में बसता मेरा भगवान है, बसता मेरा भगवान है। सृष्टि के हर कण में दिखता, सृष्टि के हर कण में दिखता साकार जिसका रूप है, वो भोर में है सांझ में है, वो ही तो दिन की धूप है। रचयिता भी तो एक है वो, रचयिता भी तो एक है वो, और कोई भी नहीं। अज्ञान के अंधकार में जब दिखता नहीं मुझको कुछ कोई, दीप बन जलता है वो ही, दीप बन जलता है वो ही तो देता दान है। हर शब्द में हर भाव में बसता मेरा भगवान है, बसता मेरा भगवान है।